everyone, this is Archana and I welcome you all on the Inclusive Zone channel। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और इस करिकुलम में हम ये पढ़ेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में डिसेबल्स बच्चों के बारे में क्या बताया गया है। डिसेबल्स बच्चों के बारे में पढ़ने से पहले हमें एनसीएफ के कुछ मेन फोकस पॉइंट्स हैं, उन फोकस पॉइंट्स को पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं एनसीएफ 2005 की, तो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले भी कुछ आ चुके होंगे, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट इससे पहले भी आ चुके हैं। तो कुछ डेट्स यहाँ बोर्ड पे मेंशन है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि सबसे पहला एनसीएफ यानी कि फर्स्ट एनसीएफ कब आया, 1975 में, 1975 में। देन दूसरा एनसीएफ 1988 में आया, थर्ड एनसीएफ 2000 में आया। देन अभी कौन सा एनसीएफ हम पढ़ रहे हैं, 2005 वाला। अब ये एनसीएफ 2005 है, ये किसने बनाया, एनसीईआरटी के द्वारा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एनसीईआरटी के द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया और इसमें ये बताया गया कि हम बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ फोकस ग्रुप्स थे, कमिटी थी जिन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए और उनके रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन और एनईपी 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे क्या बनाया गया, एनसीएफ 2005 बनाया गया। अब जो यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी लर्निंग विदाउट बर्डन, ये 1992 में बनाई गई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की। अब जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो भी बच्चों का करिकुलम है, जो भी बच्चों का सिलेबस है, हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए। बच्चों के जो बैग का साइज है वो ज्यादा है उनके वेट से, तो उस बैग के साइज को हमें कम करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया। तो हम इनकी रिपोर्ट पे ना जाके हम मेन फोकस करते हैं एनसीएफ पे। तो अगर जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एनसीएफ जो है वो किन पॉलिसीज के बेसिस पे या किसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे बना, तो आपको पता होना चाहिए मेन कौन से थे इसमें। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी लर्निंग विदाउट बर्डन, देन आपका एनईपी 1986 एंड 1992 के रिकमेंडेशंस पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया। अब ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये क्या बात करता है, क्या पॉइंट्स है इसके अंदर जो इसको इतनी इंपॉर्टेंस हम देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड, है ना। होता क्या है कि हम बेसिकली रोट मेथड्स पे, है ना, रटने पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो एनसीएफ ये बात करता है कि हमें बच्चों को कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चीज हो, उन्हें हमें रटवानी नहीं है ना, उन्हें हमें रियल लाइफ से जोड़ना है। क्लास के आउटसाइड ले जाके आप बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस करवाइए, है ना, उनको रटवाइए मत किसी भी चीज को। तो एनसीएफ ने बोला क्या कि जो रोट मेथड है उससे आप क्या करिए, शिफ्ट होइए, रोट मेथड को छोड़िए, अलग अलग चीजों, अलग अलग और टीचिंग मेथड्स हैं जिनमें बच्चा इन्वॉल्व होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, उन सारे टीचिंग मेथड्स को आप यूज करिए। तो रोट लर्निंग पे एनसीएफ ने बिल्कुल भी जोर नहीं दिया, उसने रोट लर्निंग को बिल्कुल ही नकार दिया है। देन है कनेक्टिंग नॉलेज ऑफ लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एनसीएफ ये बात करता है कि जो भी हम क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं आप उसको रियल लाइफ से जोड़ दीजिए। सपोज कि अगर जो आप बच्चे को क्लास में साइंस में लीव्स का चैप्टर पढ़ा रहे हैं या प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज देके छोड़ देंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो इंटरेस्ट लेंगे समझने पे। तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, आप बच्चे को गार्डन में ले जाइए, आप बच्चों को विजिट करवाइए और अलग अलग लीव्स के बारे में, अलग अलग प्लांट्स के बारे में उनको बताइए। तो होगा क्या कि वो उस चीज को रियल लाइफ से जोड़ पाएंगे, रियल लाइफ में उन सारी चीजों को देख पाएंगे। तो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी नॉलेज है वो और अच्छी हो जाएगी, जो उनकी लर्निंग है वो बेहतर होगी। इसीलिए बोला गया कि आप बच्चों को, बच्चे की जो नॉलेज है उसके क्या करिए, क्लास के बाहर से कनेक्ट करिए, है ना, आउटसाइड द स्कूल आप उनको ले जाइए और उनको सिखाइए। जैसे कि बहुत सारे एक्सकर्शंस होते हैं, टूर्स होते हैं, एजुकेशनल एक्सकर्शंस होते हैं। तो ये क्यों करवाया जाता है, ताकि जो भी आपने क्लासरूम के अंदर आप सीख रहे हो उसको आप अपनी रियल लाइफ से भी तो जोड़ कर देखो। तो जब आप रियल लाइफ से जोड़ के देखोगे तो आप तब देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर होती है। देन है आपका कंस्ट्रक्टिव लर्निंग।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पे फोकस करता है एनसीएफ 2005। अभी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग क्या है? कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का मतलब यहाँ ये है कि बच्चा यानी कि जो भी हमारी लर्निंग है वो कैसी हो, लर्नर सेंटर्ड हो। हम बच्चे पे फोकस करें, बच्चों को हम क्या कर दें, एक्टिविटीज दे करने के लिए, ताकि वो वहां पे वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करे, लर्निंग बाय डूइंग करे, खुद एक्टिविटीज करके चीजों को सीखे। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है। तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जब हम करवा रहे हैं तो टीचर का रोल कैसा होता है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। यहाँ पे टीचर सुविधादाता होता है। टीचर को क्या करना चाहिए, वो एनवायरनमेंट दे बच्चों को सीखने के लिए, बच्चा क्या करेगा, खुद सीखेगा। और जहां भी टीचर को जरूरत होती है कि हाँ अब स्टूडेंट को ये चीज बतानी चाहिए, वहां क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ गाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं टीचर का रोल कैसा होता है, एक गाइड के तरीके का होता है, एक फैसिलिटेटर होता है। टीचर को एक स्टूडेंट को एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देना चाहिए सीखने का, और स्टूडेंट क्या करता है, खुद ब खुद लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है। देन है आपका ये, जैसे मैंने आपको पॉइंट ये एक्सप्लेन ही कर दिया टीचर एज अ फैसिलिटेटर का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही कहता है कि प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ फैसिलिटेटर। टीचर एज अ फैसिलिटेटर है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तो हमने ये बात कर ली पूरा कि मेन जो फोकस पॉइंट्स हैं एनसीएफ क्या कहता है। तो ये वैसे तो ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, हम पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकते। तो कुछ जो जिस्ट है इस डॉक्यूमेंट की, कुछ इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर जो एनसीएफ से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आता है, तो अगर जो आप ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए ये आपके माइंड में रहते हैं, तो आप एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन ईजिली कर पाते हो। अब हम ये बात करेंगे कि एनसीएफ में डिसेबल चिल्ड्रन के बारे में क्या बोला गया है, जो कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है, और यूनिट 10 में हमें यही पढ़ना है। तो सबसे पहली बात यह है कि पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्कूल्स। पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन को हमें हर एक स्कूल में लागू करना है। हर एक स्कूल में पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन का काम होना चाहिए। अब इंक्लूजन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो हर एक बच्चे को हमें स्कूल के अंदर इंक्लूड करना है, किसी भी बच्चे को हमें सेग्रीगेट नहीं करना है। तो जब हर एक बच्चे को इंक्लूड करके चलते हैं तो वो हमारा टर्म क्या कहलाएगा, इंक्लूजन का टर्म कहलाएगा। तो एनसीएफ यही बात करता है कि इंक्लूजन की पॉलिसी को हर एक स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में क्या करना चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। देन आपका आता है teachers need to be made aware of philosophy of inclusive education। inclusive यहाँ पे मिस हो गया तो मैं लिख देती हूँ, philosophy of inclusive education। most important point कि टीचर को इंक्लूसिव एजुकेशन की फिलोसफी पता होनी चाहिए, क्योंकि मेन पिलर कौन है, टीचर है। अगर टीचर को ही फिलोसफी इंक्लूसिव एजुकेशन की नहीं पता होगी तो वो स्टूडेंट के साथ डील ही नहीं कर पाएंगे। तो उनको स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट, डिसेबल्स बच्चे हैं, उनको कौन कौन किस जरूरतें हो सकती है, उनकी क्या क्या नीड्स हो सकते हैं, उनको हम किस तरीके से कौन से टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके पढ़ाएं। एक टीचर को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब तक टीचर को ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो वो बच्चे तक अपनी बात नहीं कह पाएगा और ना ही वो बच्चे को समझ पाएगा। तो एक टीचर को इंक्लूजन के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। देन है आपका adjust the schools in terms of curriculum, infrastructure, teaching methods, है ना। जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में ये बात की है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बात करता है, इंक्लूजन क्या कहता है कि हमें स्टूडेंट्स को नहीं चेंज करना है, हमें बच्चे को नहीं चेंज करना है, हमें किसको चेंज करना है, हमें स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना है। जो भी हम नॉर्मल बच्चों को जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं पढ़ाने के, उनके साथ साथ हमें वो टीचिंग मेथड भी सीखने हैं जो हम डिसेबल बच्चों को भी पढ़ा सके। तो एक टीचर को दोनों तरीके के टीचिंग मेथड्स पता होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए कि स्कूल का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए। बच्चों के लिए रैंप बनवाइए, चलने के लिए अलग से लेन बनवाइए, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए, उनके लिए जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को बच्चों को आप प्रोवाइड करिए। अलग से उनके लिए रिसोर्स रूम्स बनाइए, ताकि अगर जो कोई सपोज कोई बच्चा विजुअली हैंडीकैप्ड है और उसको हम नॉर्मल क्लास में बैठा के उन चीज़ों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हमें क्या करना है, उनके लिए अलग से एक रिसोर्स रूम्स होते हैं, उस रिसोर्स रूम में जाके उनके लिए जो जरूरत की सामान्य एड्स हैं उन एड्स को इस्तेमाल करते हुए हम बच्चे को पढ़ाएं। आप स्कूल में इंटरनेट टीचिंग मॉडल का इस्तेमाल करिए। इंटरनेट टीचिंग मॉडल क्या होता है कि ऐसे टीचर्स आप स्कूल में लेके आइए जो कि
स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेन टीचर्स हो, ताकि वो नॉर्मल टीचर के जो भी टीचर है, जो मतलब एक जो नॉर्मल बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है वो, और एक जो स्पेशल टीचर्स के लिए बनाए गए टीचर्स हैं, यानी उनको स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग दी गई है, वो दोनों मिलके कोलैबोरेशन के साथ, टीम टीचिंग के साथ, है ना, बच्चों को पढ़ाए। तो क्या होगा कि दोनों टीचर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को सप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके की हमें चीज़ों को अरेंज करना होगा, ताकि जो डिसेबल बच्चों का लर्निंग एनवायरनमेंट है वो भी कैसा हो, बेहतर हो, और वो अपने आप को सोसाइटी में क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए। देन बात आती है करिकुलम की। करिकुलम क्या है कि जैसे कि हमने ये देखा कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी चीज़ें करिकुलम में ऐड कर दी, बट होता क्या है कि एक डिसेबल बच्चा इतने सारे करिकुलम और इतने सारे टीचिंग या इतने सारे टॉपिक्स हो गए, वो उन टॉपिक्स को हो सकता है अच्छे से ना समझ पाए, है ना, क्योंकि अलग अलग तरीके के डिसेबल बच्चे होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि उनके करिकुलम को रिड्यूस कर देना चाहिए, है ना, उनके करिकुलम को कम कर देना चाहिए, ताकि वो बेहतर सीख सकें। देन आपका पॉइंट आता है बाय 20, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, हो सकता है फैक्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। 2030 तक ये बोला गया कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। 2030 तक हमें हर स्कूल में, अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूजन को क्या करना है, अपनाना है, इंक्लूजन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के कुछ फोकस पॉइंट्स हुए, और ये कि डिसेबल बच्चों के बारे में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या बताया गया। तो ये पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखिए, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो ये नेक्स्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगी डिसेबल बच्चों के बारे में। तो अगर जो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।